अल्कोहल्स के भौतिक एवं रासायनिक गुण। अल्कोहल्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, कैसे इसका निर्माण किया जाता है और इसकी क्या क्या अन्य गुण हैं। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पढ़ेंगे अल्कोहल्स के भौतिक गुण, क्या क्या भौतिक गुण अल्कोहल्स के होते हैं। देखिए, पहले इसका अपीयरेंस, भौतिक अवस्था। जो निम्न अल्कोहल्स होते हैं, निम्न अल्कोहल्स का मतलब है कि छोटे कार्बन युक्त अल्कोहल्स जिनमें कार्बन की संख्या कम होती है, उनमें वो रंगहीन द्रव होते हैं, यानी कि उनका कोई कलर नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तीक्ष्ण स्वाद होता है, तीखा गंध होता है और ज्वलन वाला गंध होता है। विशेष गंध इनकी होती है, जैसे शराब की अल्कोहल की गंध होती है, उस प्रकार की गंध इनकी आती है। अणुभार में वृद्धि के साथ गंध और स्वाद की तीव्रता कम होती जाती है। जैसे जैसे हम मेथेन, एथेन, प्रोपेन आगे की ओर बढ़ते हैं, अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इनका गंध भी कम होता जाएगा, स्वाद भी कम होता जाएगा। 12 कार्बन से ऊंचे जो यौगिक इसके होते हैं वो रंगहीन होते हैं और गंधहीन मोम जैसे ठोस होते हैं। रंगहीन और गंधहीन मोम जैसे ठोस होते हैं, उनका कलर नहीं होता है और मोम की तरह के ठोस वो पाए जाते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए अल्कोहल है, ये आर है एल्काइल ग्रुप, इस पे ओ और एच ये अल्कोहल समूह है। इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो थोड़ा नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बजाय कार्बन के। यहाँ पे जो कार्बन है, एल्किल ग्रुप का कार्बन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों की अपेक्षा कम होती है। इसलिए ऑक्सीजन यहाँ के और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, जिस वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है स्लाइटली, और इन पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। एल्काइल ग्रुप पे भी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है अल्कोहल का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये 3 मॉलिक्यूल दिखा रखे हैं और इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है। ये अंतर आणविक है, अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए। इस वजह से क्या होता है कि ये अणु एक दूसरे को आपस में खींच के रखते हैं, जिस वजह से ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव रूप में रहता है। इससे इनके क्वथनांक और गलनांक बढ़ जाते हैं। जिसमें भी ये ध्यान रखना, अंतर आणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस भी यौगिक में पाई जाएगी उसके क्वथनांक और गलनांक उच्च होंगे अन्य की अपेक्षा। तीसरा है जल में विलयता। हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता के कारण ये जल में विलय होते हैं, पूरी तरह से मिश्रित हो जाते हैं। निम्न अल्कोहल जो कम कार्बन युक्त अल्कोहल्स होते हैं, जिनके आर ग्रुप छोटा होता है, वो जल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं और इस वजह से वो उसमें पूरी तरह से घुल जाते हैं। एल्काइल समूह के बढ़ने के साथ ही जल विरोधी प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे विलयता घटती है। जैसे जैसे आर ग्रुप बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इसमें क्या होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट बढ़ने के कारण क्या होगा कि इसकी जल विरोधी प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर प्रभाव पड़ेगा, जिस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनना थोड़ा दिक्कत आएगी और उनकी विलयता, अल्कोहल की जल में विलयता कम होती चली जाएगी। जैसे ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये जल का मॉलिक्यूल है, इस प्रकार से ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और ये जल का मॉलिक्यूल है। तो इस प्रकार से क्या है कि इनके बीच में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बन जाती हैं। इनको डॉटेड लाइन्स, हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को डॉटेड लाइन्स के द्वारा दर्शाया जाता है। चौथा है क्वथनांक। हाइड्रोजन बंध के कारण मैंने जैसे यहाँ पे बताया, जिनमें भी अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनते हैं उनमें क्वथनांक में वृद्धि होती है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे इनका अणुभार में वृद्धि होती है वैसे वैसे इनका क्वथनांक बढ़ता है। और दूसरी चीज़, 1 डिग्री, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में सबसे ज़्यादा क्वथनांक प्राथमिक अल्कोहल का होता है, फिर द्वितीयक अल्कोहल का होता है और फिर तृतीयक अल्कोहल का होता है। हमने देखा कि जिनका उच्च सदस्य जो होते हैं वो ठोस होते हैं, ठोस यानी कि उनका गलनांक क्वथनांक और ज़्यादा होता है बजाय औरों की अपेक्षा।
आगे देखते हैं। विषैली प्रकृति। सामान्यतः विषैली प्रकृति के होते हैं। मेथेनॉल एक तंत्रिका विषय यानी कि नर्वस सिस्टम पर इसका असर पड़ता है। इसकी मेथेनॉल की कम मात्रा भी दृष्टि तंत्रिका को लकवाग्रस्त कर सकती है। व्यक्ति अंधा हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। विषाक्त प्रवृत्ति अणुभार वृद्धि के साथ बढ़ती है। हमने पहले पढ़ते आते हैं, सुनते आते हैं, हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, समाचारों में सुनते हैं कि जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो उसका कारण मेथेनॉल होता है। वो अंधे हो जाते हैं, लकवाग्रस्त हो जाते हैं, मृत्यु भी उनकी हो सकती है। और जैसे जैसे अणुभार में वृद्धि होती है वैसे वैसे विषाक्त प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ये ध्यान रखना है कि बड़े जो अल्कोहल्स होते हैं वो ज़्यादा विषैले होते हैं। पाँचों, अब आप रासायनिक गुणों पे आ जाइए। इनके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। रासायनिक गुण जैसे ROH क्या है हमारा, ये अल्कोहल है। तो इनके रासायनिक गुण 3 प्रकार के होंगे। पहला तो होगा OH बंध विदलन निहित अभिकरण। विदलन मतलब टूटना। ये O और H वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड के टूटने के कारण यानी कि जिसमें H निकल के आए, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें H निकले, H+ आयन निकले और वो अभिक्रियाएं दे, यानी कि ये अम्लीय प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। और दूसरा है COH बंध विदलित अभिक्रियाएं, यानी कि ये इस एल्किल ग्रुप का कार्बन और OH है, यानी कि यहाँ पर से जो बॉन्ड टूटे, ऐसी अभिक्रियाएं जो इस बंध के टूटने की वजह से होती हैं। तीसरा R और OH समूह की निहित अभिक्रियाएं, दोनों की, ये R समूह के कारण और ये OH समूह के कारण, दोनों समूहों के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार की अभिक्रियाएं यहाँ पे अल्कोहल्स देंगे। तो तीनों प्रकार की अभिक्रियाओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला OH बॉन्ड यानी कि ये वाला बॉन्ड टूटने वाली अभिक्रियाएं, तो ये एक्चुअली क्या होंगी, अम्लीय प्रकृति की अभिक्रियाएं होंगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दुर्बल अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं। कौन? एल्कोहल्स। एल्कोहल्स एक दुर्बल अम्ल यानी कि इस प्रकार से H+ आयन यहाँ से तोड़ के आपको मिलेगा। तो दुर्बल अम्लों की तरह ये व्यवहार करते हैं। जैसे ये अल्कोहल है और इस प्रकार से इसने RO नेगेटिव आयन प्लस, इसको हम एल्कोक्साइड आयन कहेंगे, और इसके साथ आपको मिलेगा हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन यानी कि अम्लीय प्रकृति। जो भी पदार्थ विलयन में हाइड्रोजन आयन देंगे वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है। ध्यान दें, HOH जो होता है जल होता है। तो जल में एक H हट जाए और उसके बदले R आ जाए। अगर यहाँ पे H होता तो ये क्या होता, जल होता, और उसके बदले R आ गया तो एल्कोहल हो गया। R जो है वो प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव, पॉजिटिव प्रेरण प्रभाव दिखाता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दाता का काम करेगा ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के चारों तरफ फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इस R की वजह से और ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होने का कारण ये होगा कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का प्रयास नहीं करेगा, ज़्यादा प्रवृत्ति नहीं रखेगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी तब ये इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचने का प्रयास करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसने दिए हैं, R ग्रुप ने यहाँ दिए हैं, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व यहाँ बढ़ गया है, इस वजह से क्या होगा कि ये इसका आयनन कम हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार के आयन बनने की क्षमता कम हो जाएगी। इसीलिए R ग्रुप जैसे जैसे इसमें बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी अम्लीयता कम होती चली जाएगी। हमेशा ध्यान रखना है कि +I प्रभाव दर्शाने वाले यौगिक जैसे जैसे जुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे अम्लीयता घटती है। तो इस प्रकार से जल क्या है, ज़्यादा अम्लीय है बजाय एल्कोहल की अपेक्षा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये प्राथमिक एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, CH2OH लगा हुआ है यहाँ पे, प्राथमिक एल्कोहल। इसमें क्या है, ये एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करेगा, प्लस आई इफेक्ट दर्शाएगा। उस वजह से क्या होगा कि ये इस ऑक्सीजन को प्लस आई इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स देगा। इस वजह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास ये ऑक्सीजन करेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज़्यादा नहीं हुआ है। जबकि द्वितीयक वाले में क्या होगा कि 2 R आ जाएंगे। ये द्वितीयक है, 2 डिग्री अल्कोहल है, इसमें 2 R आ गए हैं, CHOH है। तो यहाँ पे ये वाला R भी देगा, ये वाला R भी देगा, दो तरफ से इसको प्लस आई इफेक्ट मिलेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ये ऑक्सीजन को और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वजह से ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति थोड़ा कम हो जाएगी,
यहाँ देखो, यहाँ 3 एरो लगे हैं, यहाँ 2 एरो लगे हैं। जबकि 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल में क्या होगा, तीसरा आर भी आ गया। अब तीनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे इस कार्बन को, ये वाला आर भी देगा, ये वाला आर भी देगा, ये वाला आर भी देगा। इस वजह से 3 तरफ से इसको क्या होगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई यहाँ से ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में, और ऑक्सीजन जो है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कम खींचेगा। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन कम बनेंगे, इसमें हाइड्रोजन आयन कम बनेंगे, इसमें ज़्यादा बनेंगे, इसमें और ज़्यादा बनेंगे। इसका मतलब जिसमें ज़्यादा बनेंगे वो ज़्यादा अम्लीय होगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा अम्लीय होता है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये अम्लीयता का घटता क्रम है। ये क्रम क्या है, अम्लीयता का घटता हुआ क्रम है। अम्लीय प्रवणता इधर को घटती है। आगे बढ़ते हैं। जो अभिक्रियाएं सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये बहुत ज़्यादा सक्रिय धातुएं होती हैं। इनके साथ कैसे क्रिया करता है, देखिए ये मेथेनॉल है, CH3OH मेथेनॉल। इसने सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया की, तो ये क्या बनाया इसने, CH3OH ने सोडियम मेथॉक्साइड बनाया, प्लस क्या बनाएगा, H2 गैस यहाँ से निकलेगी। ये ध्यान देना है आपने कि धातुओं के साथ जो भी यौगिक क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है वो अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। तो यहाँ पे मेथेनॉल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है, यानी कि अम्लीयता प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से ये क्या है, ये तृतीयक अल्कोहल है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, और ये किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ क्रिया कर रहा है। और ये भी क्या कर रहा है, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इसने बनाया, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी आपको मिली है। तो ये इसके सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रियाएं हैं। तीसरा देखते हैं धातु हाइड्राइड के साथ। हाइड्राइड्स में ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, धातुओं के साथ हाइड्रोजन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। तो मेथेनॉल की क्रिया जैसे हम सोडियम हाइड्राइड से कराते हैं, यह है सोडियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन पे नेगेटिव आयन, जहाँ आइडाइड आता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम मेथॉक्साइड बना यहाँ पे भी, जो इससे पहले भी बना था, प्लस H2 गैस धातु हाइड्राइड के साथ इस प्रकार से क्रिया करता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। ये आपका एल्कोहल है, और ये किसके साथ क्रिया कर रहा है, RMgX, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के साथ क्रिया कर रहा है। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, RMgX। ये R डैश लगा रखा है, उसका मतलब इस R से ये भिन्न भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये अभिक्रिया होगी तो ये RH आपस में जुड़ जाएंगे। R में यहाँ एक बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब एक H कम है, वो H ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्केन। तो इस प्रकार से ये संगत एल्केन बनाएगा। कौन सा, ये वाला एल्केन, ये वाला नहीं बल्कि ये वाला एल्केन बनेगा, ये ध्यान रखना है। और ये RO इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एल्केन बना है, प्लस क्या बना, MgORX, MgORX यहाँ पे बना। इसको कहेंगे एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। एथेनॉल, R के बदले हमने CH3CH2 एथाइल ग्रुप ले लिया है, तो ये एथेनॉल हो गया है। इसकी क्रिया हमने कराई मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, R डैश की जगह हमने मिथाइल ग्रुप ले लिया है, मैग्नीशियम X की जगह, एलोजन की जगह ब्रोमीन ले लिया है। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से CH4 बनेगा आपका मेथेन बनेगा, प्लस क्या बनेगा, CH3CH2MgBr, CH3CH2OMgBr, यानी कि एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ बनेगा। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के साथ एल्कोहल्स एल्केन देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल किन को बोलते हैं, जिनमें COOH समूह होता है, उनके साथ जब एल्कोहल क्रिया करते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इसको एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, एस्टरीफिकेशन अभिक्रिया रिएक्शन भी कहते हैं। ये की जाती है कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसको करते हैं, जो कि प्रोटोनेटिंग का काम भी करता है और डिहाइड्रेटिंग का काम भी करता है। प्रोटोनेटिंग का काम करना मतलब प्रोटॉन देना, हाइड्रोजन आयन देना, और डिहाइड्रेटिंग मतलब जल का अणु निकालना। तो ये दोनों काम करता है कंसनट्रेट H2SO4 यहाँ पे। तो ये देखिए एसिटिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, COOH समूह है इसमें, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। R की जगह CH3 ले लिया हमने, तो एसिटिक एसिड हो गया, या
एथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड प्लस एल्कोहल इसके साथ क्रिया करेगा, तो ये एथेनॉल है, CH3CH2OH, CH3CH2OH, एथेनॉल के साथ एसिटिक अम्ल की क्रिया करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये H2O निकल जाएगा। ये देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये ध्यान रखना है, ये रिवर्सिबल अभिक्रिया है। यहाँ पे ये H2O निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा। जी, ये आपस में जुड़ गया, CH3CO यहाँ जुड़ गया OC2H5 के साथ, तो ये बना एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट यहाँ पे बन गया है। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ हो सकती है, इस वजह से इस जल को जैसे जैसे बनता है इसको निकाल लिया जाता है, जिस वजह से अभिक्रिया को इस आगे फॉरवर्ड दिशा में ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अम्ल क्लोराइड्स तथा अम्ल एनहाइड्राइड्स के साथ अभिक्रिया, यानी कि एसाइलेशन अभिक्रिया, जिसमें अगर RCO ग्रुप जोड़ते हैं हम तो उसको एसाइलेशन कहते हैं। R मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, तो RCO का जुड़ना हम एसाइलेशन कहते हैं, लेकिन R के बदले अगर CH3 आ जाए तो CH3CO ग्रुप जुड़ेगा तो इसको हम एसिटिलेशन कहेंगे, क्योंकि एसिटिल ग्रुप है तो इसको हम एसिटिलेशन कहेंगे और सिंपली इसको एसाइलेशन कहेंगे। तो अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ इस अभिक्रिया को कराते हैं। जैसे यह है एसिटिल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड, अगर इसमें R ग्रुप होता, CH3 के बदले R लिख देते तो एसाइल क्लोराइड हो जाता, लेकिन उसके बदले CH3 ले लिया है तो एसिटिल क्लोराइड इसका नाम हो गया है। प्लस एल्कोहल CH3CH2OH, एथेनॉल के साथ इसकी अभिक्रिया कराई है तो क्या हो जाएगा, पाइरिडीन यानी कि क्षार, ये पाइरिडीन क्या होता है, क्षार, इस प्रकार के क्षार की उपस्थिति में इसको कराएंगे तो ये HCl निकल जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको एक एस्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, एस्टर, एथिल एसीटेट आपको यहाँ पे भी मिल गया है। अगली अभिक्रिया देखो एनहाइड्राइड के साथ, इसको एनहाइड्राइड कहेंगे। जब एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में जल निकाल देते हैं तो जुड़ जाते हैं, जब इससे जल निकल जाएगा तो ये आपस में इस तरीके से जुड़ जाएगा तो इसको कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसकी क्रिया कराएंगे हम एथेनॉल के साथ, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, पाइरिडीन की उपस्थिति में वही होगा। आगे देखिए इस प्रकार से ये एसिटिक एसिड बनेगा CH3COOH, CH3COOH, ये एक्चुअली यहाँ से इधर को निकल जाएगा, थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, हाँ यहाँ पे थोड़ा हम देखेंगे कि होगा क्या, ये निकल जाएगा CH3COOH, इतना ये अलग निकल जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड, और ये CH3CH2O COCH3 ये बनेगा CH3CH2O COCH3 एथिल एसीटेट, यहाँ पे ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये अभिक्रिया किसके साथ हुई, अम्ल क्लोराइड और अम्ल एनहाइड्राइड्स के साथ इनकी अभिक्रिया हो गई। तो ये हमने कुछ विशेष अभिक्रियाएं देखी एल्कोहल्स की।